कुछ लोकल गुंडों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जय हनुमान के नारे लगाए। पसली मैंने तोड़ दी, दांत मैंने तोड़ दिया, सर में फ्रैक्चर मैंने कर दिया और इतना कुछ मैंने कर दिया और वो करवाते रहे। किसकी मौजूदगी? पुलिस की मौजूदगी में। वहां 10-20 पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, उनकी मौजूदगी में। सीसीटीवी चारों तरफ है, सीसीटीवी की मौजूदगी में। दलित विधायक हैं वहां के, बावजूद इसके एक बार भी इस बात को नहीं उठाते हैं सरजीत पासवान। मैं तो नहीं मिल पाया हूं, पर हमारी टीम मिली है उनसे। उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता। अगर मैं इस मामले में पढ़ूंगा तो फिर मैं विधायक नहीं बनूंगा। वहां से चंदा उंदा मिलता है, हाँ, सुना जो भी है। ये तो हमने जानकारी निकाल ली कि मंदिर से किन किन को फंड जा रहा है। विधायक को तो छोड़िए, सांसद को छोड़िए, नीतीश कुमार को फंड जा रहा है। आकाश लामा ने, सुनीत पाल ने, बनते प्रज्ञाशील ने मुकदमा लगाया आप हमारे ऊपर। महाबोधि महाविहार मंदिर को लेके बिहार में लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहा और इसमें देश भर के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, भंते और दलित समाज के खास करके लोग बिहार पहुंचे। उसमें विनय आचार्य भंते जी भी हैं। ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो बीटी एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए और उसमें सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही शामिल हों, उसमें एक्टिव रहें। इसी प्रोटेस्ट के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 68 दिन ये जेल में रहे, गया की जेल में। ये प्रोटेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं आंदोलन और भी शब्द आप कह सकते हैं, क्यों है? सबसे पहले ये बताया जाए। देखिए, ये मांग है एक, और मांग अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति और सभ्यता के, जिस पे अवैध रूप से कानून के होते हुए आज़ाद भारत में 1949 को एक अवैध तरीके से कानून बनाकर विशेष व्यक्ति को महाबोधि महाविहार का अधिकार सौंप दिया गया। ये अधिकार था महाबोधि महाविहार के पूर्ण दायित्व का, और वो भी पुश्तैनी परंपरागत, कि उसके ही वंश का उसका प्रमुख महंत रहेगा। और वो महंत बुद्धिस्ट नहीं है, बौद्ध भिक्षु नहीं। हमें तो ये लगता है कि दुनिया में जितने धर्म है उन धर्मों में धर्म के धर्म गुरु हर एक आम आदमी को समझ में आता है कि मस्जिद है तो मौलाना है, हिंदू मंदिर है तो हिंदू पुजारी है, गुरुद्वारा है तो सिख पाठी है। वैसे ही बुद्धिस्ट महाविहार या बुद्धिस्ट टेम्पल अगर है तो समझ में आता है आम जनमानस को भी वहाँ बौद्ध भिक्षु है। पर महाबोधि महाविहार में ये बिल्कुल उल्टा है। क्या उल्टा है? कि महाबोधि महाविहार में भिक्षु नहीं, यहाँ महंत है, पुजारी, या कहे पंडित, या फिर कहे आप पांडा, जो तथाकथित तौर पे वंश के आधार पे 134 साल से ज्यादा समय हो गया कब्जा करा बैठा है महाबोधि महाविहार पे। 134 साल से ज्यादा समय हो गया। ये उनके खिलाफ हमारी जायज मांगे हैं, और लगातार हम ये मांगते आ रहे हैं कि महाबोधि महाविहार, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसका संस्कृति से, बुद्ध की शिक्षाओं से, बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध दूर तक नहीं है। हमें तो यहां तक भी जानकारी है कि जिस महंत का यहां वंश है, ये महंत मूलतः साउथ का रहने वाला, और साउथ का पूरा चैनल यहां तक काम कर रहा है। ये उसके खिलाफ 12 फरवरी में हम इस अपनी जायज मांग को लेकर बैठे, और पूर्णतः शांति बनाए रखते हुए बुद्ध की कल्याण मैत्री भावना के साथ देश का बौद्ध भिक्षु वहां धरने पे बैठा।
उसी के चलते हुए 13 मई को महाबोधि महाविहार के सामने महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए, तो उनके साथ महाबोधि महाविहार परिसर के भीतर वहां के कुछ कर्मचारी, कुछ लोकल गुंडों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जय हनुमान के नारे लगाए। अब आप सोचिए, आपके घर में आके और आपके घर पे अपने नारा ऐसा लगाए, वो दावा करे कि जय हनुमान, इसका अर्थ क्या होता है? हनुमान का मंदिर है। जय श्री राम, क्या राम का मंदिर है? तो महाराष्ट्र से जो उपासक उपासिकाएं थी, उन्होंने कहा यह विहार है, यहां नमो बुद्धाय जय भीम होगा। इसी के चलते उनमें काफी घमासान हुआ और वहां पे कुछ महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले कौन थे? हमला में जैसे उन महिलाओं ने बताया कि उसमें सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, और स्वीकार भी करा, इंस्पेक्टर ने जब हम पहुंचे स्वीकार भी किया कि हाँ, पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस में होते हैं। मैंने कहा ये तुमको अनुमति कौन देता है? इतनी संवेदनशील जगह पर आप सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को रखते हो, यानी कि अपराध करने की और गुंजाइश। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में रहेगी तो इन्हें अपराध नहीं करने की लोगों में सोच पैदा होगी। वहां सिविल ड्रेस में कौन किसको पहचानेगा? आप इंस्पेक्टर है, अभी सिविल ड्रेस पहन के आओगे, कौन सुनेगा तुम्हारी? तो सिविल ड्रेस में रहने की अनुमति किसने दी? और कुछ वहां के लोकल गुंडे जो महंत वहां पे रखता है अपनी सुरक्षा हेतु, उन्होंने हमला किया। हमला हुआ महाराष्ट्र से जो महिलाएं आई थी, जी हाँ, बौद्ध उपासक भी, उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने टेलीफोन किया, हम लोग यहाँ से गए, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी कॉल पे हमारे कहने से वो लोग आए हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी हम वहाँ जाए, उनसे पूछे क्या किस तरह की घटना घटी। उसी घटना के बीच हमने यही बात इंस्पेक्टर से कही कि आपके होते हुए, प्रशासन के होते हुए, ये आज खास दिन था, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोग आए, तो प्रशासन को तो पूर्णतः इनकी सुरक्षा की, इनके सम्मान की जिम्मेदारी उठानी थी। तो पुलिस के होते हुए सब कुछ क्यों हुआ? इन बातों में पुलिस के साथ हमारी गहमा गहमा हुई। हमें नहीं पता था कि पुलिस कुछ और मनसा लेकर बैठी मन में पहले से ही। पहले का मतलब जब महाबोधि महाविहार में हम अंदर गए और उन पंडों के साथ हमारा जो वार्तालाप हुआ है, जो हमने सवाल उनसे पूछे हैं कि जब पास में यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर विष्णुपद मंदिर है और स्पेशली हिंदू शास्त्रों में श्राद्ध करने का प्रावधान वहां लिखा गया, आपके यहाँ पूरी अनुमति है कि श्राद्ध करने की जो परंपरा है वो विष्णुपद मंदिर में है। महाबोधि महाविहार शांति का है, ध्यान का है, बुद्ध की शिक्षाओं का है। यहां श्राद्ध करने की अनुमति किसने दी आपको? ये तो आपके शास्त्रों में भी नहीं, आपके पास प्रमाण भी नहीं इसका। तो ये जो ढोंग आप यहां पे कर रहे, ये ढोंग करने की अनुमति आजादी कौन देता तुम्हें? ये जो बात हमारी हुई थी, साजिश वहीं से शुरू हुई। तो उस दिन इन्होंने फिर हमारे ऊपर बिना बताए, बिना किसी नोटिस के, रात के 1:30 बजे ये कहकर कि आपकी जान को खतरा है, और हमें ये कहकर गाड़ी में बिठा के ले गए। हमें सोचा कि बोधगया थाने जाएंगे लेके, और इन्होंने गाड़ी बोधगया थाने ना ले जाकर गया सिविल लाइन ले गए। और वहाँ ले जाकर देखा तो डीएसपी और एक अधिकारी और किसी डीएसपी रैंक का ही होगा, वहाँ वो मिले और बैठ के फिर उन्होंने काफ़ी लंबी 2 घंटे तक सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के बाद सवाल करते गए। तो ये उस समय की एक्चुअल घटना थी। उस घटना के बाद हमको तो ये लगा कि बस पूछताछ कर लेंगे। पूछताछ में उन्होंने एक ऐसी बात हमसे कही कि आप यहाँ से जा सकते हो। उसके लिए एक जगह आपको साइन करने, जिसमें साइन पहले कुछ लोग कर चुके आपके आंदोलन के, उस पे आपको साइन करने और आप यहां से चले जाओ। हमने वो बात उनकी इनकार कर दी।
हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य के को जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से हमारे जाने का कोई मन नहीं, ना मानिए ऐसी मंशा है। उन्होंने कहा सोच लो भी। हमने कहा सोच तो हम आए थे, सोचे पहले आए तो सोच के आए थे यहाँ पे। इतनी बात हुई, उसके बाद हमें नहीं पता उन्होंने क्या षड्यंत्र बनाया। सुबह ही हमें पता चला कि आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया। किन किन धाराओं में कर दिया, किसने कर दिया, तो पता चला किसी को, 2 लोगों को लेके, मनोज गुप्ता और एक कोई और होगा। मुझे नाम जेल में जाने के 1 महीने के बाद याद हुए। मुझे शुरू में नाम भी नहीं याद करा, मैं कौन मनोज गुप्ता। तो उनकी FIR ली, एक हमारे आंदोलन में बैठे सुनीत पाल की FIR ली, और एक मुकदमा प्रशासन का हुआ। 3 मुकदमे लेके हमें जेल भेज दिया। जेल में 68 दिन रह के आए। 68 दिन के बाद समाज के प्रयास से, समाज के जितने भी उन्होंने कोर्ट में जाके वकील के साथ मिलकर जितने भी प्रयास करने थे, उनके प्रयासों का परिणाम हुआ कि हम 68 दिन के बाद जेल से निकल आए। आरोप क्या लगे थे? आरोप लगे कि विनाचार्य ने हत्या का प्रयास किया है। हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास जिसका किया उसे मैं नहीं जानता, जो कर रहा है उसको वो नहीं जानता। भाई फर्जी मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर, बिल्कुल फर्जी मुकदमा बना दिया। और फर्जी मुकदमा ऐसा नहीं है, फर्जी मुकदमा भी कैसे बनाया। पसली मैंने तोड़ दी, दांत मैंने तोड़ दिया, सर में फ्रैक्चर मैंने कर दिया, और इतना कुछ मैंने कर दिया, और वो करवाते रहे। किसकी मौजूदगी? पुलिस की मौजूदगी में। मनोज सिंह इंस्पेक्टर, जो बोधगया के इंस्पेक्टर है, उनकी मौजूदगी में। वहां 10-20 पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, उनकी मौजूदगी में। CCTV चारों तरफ है, CCTV की मौजूदगी में। और हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी है वहां पर, दुकान वाले लोग हैं। वो मैं ये करता रहा, पसली भी तोड़ता रहा, दांत भी तोड़ता रहा, सर में फ्रैक्चर भी करता रहा, और सब देखते रहे। और पुलिस ने मुझे जाने भी दिया। फिर इतनी बड़ी घटना हुई और मुझे जाने दिया पुलिस ने। जज साहब बोले नहीं ये कैसे संभव? जज साहब को डरा दिया। वहां के वकील कहते हैं कि जज साहब का यहाँ का जवाब आता है कि हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो जज साहब कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी जो है वो इन्हीं के हाथ में है। और मेरी सिक्योरिटी जो है वो SP के हाथ में, DSP के हाथ में। अब जज साहब से क्या सवाल करें? इसका मतलब यह है कि यहाँ पूरा नियंत्रण जो है वो प्रशासन के हाथ में। और हमें एक जानकारी और बड़ी मिली कि हमने, भाई मनोज सिंह इंस्पेक्टर है, हो सकता है कि हमसे अगर कोई गलती हुई तो गलती है तो कोई लगा देगा धारा। इतना बड़ा मुकदमा क्यों बनाया? तो समझ में आया कि ये मुकदमा एक अरविंद सिंह नाम का व्यक्ति है। आप शायद जानते हो, अरविंद सिंह है महाबोधि महाविहार का होलसेल का मालिक। वहां जिस काम को कोई नहीं करता वो काम अरविंद सिंह करता है। महंत को हम नाम से जानते, ना वैवाहिक कोई किसी संबंध होता है, ना उसको कोई पद मिलता है। ये सारे काम बुद्ध विहार के, किसको कब बुद्ध विहार में लाना है, किसको बुद्ध विहार से बाहर निकालना है, बुद्ध विहार के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, अच्छे कौन है, बुरे कौन है, ये सारे की सारी जानकारी है अरविंद सिंह के पास। अरविंद सिंह का ये खास आदमी है इंस्पेक्टर मनोज सिंह। अरविंद सिंह को लगा कि ये बात तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो बिहार में आ गए। हमारे जो उन्होंने जो एजेंट बना के रखे हैं, उनको आके ये तो सवाल करने लगे, पूछने लगे कल कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो उनको मौका मिला और उन्होंने ये फर्जी मुकदमा अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा के हमको जेल भेजा। पर इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि पुलिस ने मुकदमा लगाया। इसमें पुलिस की मंशा या अरविंद सिंह की मंशा समझ में आती है, पर आकाश लामा ने, सुनीत पाल ने, बनते प्रज्ञाशील ने मुकदमा लगाया आप हमारे ऊपर। ये बात अब तक नहीं समझ में आ रही जब तक हम पूछेंगे नहीं। ये भी तो इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हाँ, जो आप लड़ रहे हैं? लड़ाई तभी तो समझ में नहीं आ रही है। मैं पूछूं आपसे, आपको समझ में आ रही? तो ये लोग कौन धारा के तहत मुकदमा दर्ज किए? इन्होंने मुकदमा धारा किया कि मैंने सुनीत पाल को मारा है, ले। हमला किया है। अब ये हमला तब किया जब 9 मई को इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। 4 गाड़ियां पुलिस की खड़ी है। धरना स्थल पे सैकड़ों से ज्यादा बौद्ध भिक्षु बैठे। आपका आता था बयान बहुत आक्रामक, डर था प्रशासन को कि कुछ हो सकता है शायद। हाँ, प्रशासन जब मुझे लेकर गया कि वो कहने लगा कि हिंदू संगठनों में वो हलचल मच रही है, वो हमला करने वाले हैं, आग लगा देंगे धरना स्थल को जाके, आपको यहां रहने नहीं देंगे। तो मैंने कहा ये बात प्रशासन सुना रहा है। ये बात अगर प्रशासन सुनाए कि ये इतना बड़ा डोन है, ये इतना बड़ा दबंग है, इसका मतलब है कि फिर प्रशासन नहीं है, वो परेशान है और वो परेशानी हमारे ऊपर डाल रखा। तो हमें ये कहा कि प्रशासन का मुकदमा समझ में आया, पर हमारे ऊपर मुकदमा सुनीत पाल, आकाश लामा और प्रज्ञाशील ने लगाया। ये बात तो हम बैठ के पूछेंगे, आमने सामने पूछेंगे। जेल में कोई दिक्कत कष्ट हुआ, मतलब सहूलियत? हाँ, जब जेल जाए तो शायद लग रहा था कि कष्ट होगा, पर जेल जाने के बाद पता चला कि अंदर अपने लोग ज्यादा हैं। और ये सवाल जो हम करीब जब जेल में गए, जेल से पहले हम 70-80 दिन में ये ढूंढ रहे थे बोध गया में, गया के जिले में, कि हमें गया में अपने लोग नहीं नजर आए रहे। समाज में, हर शहर में, हर तहसील में या हर एक टाउन एरिया में कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी होता है, लीडर होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। वो हमें गया में और बोध गया में नजर क्यों नहीं आ रहे? तो ये सवाल का जवाब हमें जेल में जाके पता चला कि हम जिनको बाहर ढूंढ रहे थे वो सब अंदर है। वो इसलिए अंदर है क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे थे। और जितने भी बिहार में दलित समाज के मजबूत स्तंभ है, यहां लीडर है, जो अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो बुद्ध विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो समाज की पीड़ा को जानते हैं, उनको झूठे झूठे मुकदमे लगाकर, हत्या मुकदमे लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल रखा है। इस पूरे प्रोटेस्ट कहिए आंदोलन के दौरान आरजेडी के एक विधायक हैं सतीश दास, वो पूरा एकदम सदन में भी इस बात को रखे, विधानसभा के अंदर। लेकिन जिस क्षेत्र में ये आता है, महाबोधि महाविहार मंदिर, वो है विधानसभा क्षेत्र बोधगया का, और वहाँ के विधायक हैं कुमार सर्वजीत पासवान, वो भी दलित समाज से आते हैं, दलित विधायक हैं वहाँ के, बावजूद इसके एक बार भी इस बात को नहीं उठाते हैं सर्वजीत पासवान। तो इस पे तो मैं अब क्या कहूँगा, ये तो जिम्मेदारी अब आपकी है। आप जाए उसके उनके आवास पर पूछे कि आप ही के क्षेत्र में। नहीं बोलना चाहते, उनके पक्ष में है, महंत जी के साथ है। हाँ बिल्कुल है, हमारी एक टीम मिली है। हाँ। मैं तो नहीं मिल पाया हूँ, पर हमारी एक टीम मिली है उनसे। उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता। अगर मैं इस मामले में पढ़ूंगा तो फिर मैं विधायक नहीं बनूंगा। वहाँ से चंदा उंदा मिलता है। हाँ, सुने जो भी है, ये तो हमने जानकारी निकाल ली कि मंदिर से किन किन को फंड जा रहा है। विधायक को तो छोड़िए, सांसद को छोड़िए, नीतीश कुमार को फंड जा रहा है। नीतीश कुमार, या मैं कहूं पूर्व के जो मुख्यमंत्री हुए, सबकी नजर में है कि बिहार में केवल 2 ही पर्यटक स्थल है, पहला बोध गया और दूसरा राजगीर नालंदा। तो पर्यटक का फंड गवर्नमेंट को जा रहा है, वो एक नंबर का है। पर महाबोधि महाविहार में जो डोनेशन के नाम पे दुनिया भर का फंड आता है, जो 1 नंबर में भी आता है और जो गुप्त भी आता है। हमें मोटा मोटा खबर है कि बड़ी अमाउंट आती है, उस अमाउंट का करीब करीब जिसकी सरकार होती है उसका 25% फंड उनकी पार्टी को जा रहा है। तो हमें समझ में आता है कि मुख्यमंत्री इतना ना समझ तो नहीं है, क्योंकि उसका जो जीवन शुरू हुआ नीतीश कुमार जी का, वो एक
समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्म हुआ और जो पहले जिस विचारधारा में ही पूंजीवाद और जातिवाद सामंतवाद के विरोध आंदोलन रहता है, वो कार्यकर्ता या इस तरह की विचारधारा वाला मुख्यमंत्री ये अन्याय तो नहीं देख सकता, और देख रहा है तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जोड़ तोड़ लगा हुआ है। वो जोड़ तोड़ यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी महाबोधि महाविहार से फंड जाता है, इसलिए वो चुप पे बैठे आज तक। अच्छा, इतने दिन जेल में भी आप रह गए, मामला मतलब समाधान हुआ नहीं, अब क्या करेंगे? जो कर रहे थे वही करेंगे, फिर वहाँ फिर धरना देंगे, अनशन करेंगे? हाँ, इन्हें एक चीज समझ में आ गई हमें जाके जेल में कि हमें बेटी एक्ट रद्द कराना है। तो बेटी एक्ट रद्द होगा तो हम सोच रहे जेल में जाके कि वो बोधगया से थोड़ी होगा, बोधगया में बैठने से नहीं होगा, उसके लिए तो हमें पटना आना पड़ेगा, उसके लिए पटना आना पड़ेगा, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कानून चेंज करने का मतलब है ऐसी जगह बैठना जहां डायरेक्ट चोट लगती हो। अभी सत्र चल रहा, हाँ, डायरेक्ट चोट लग रही हो। तो हमें समझ में आया कि बोधगया आंदोलन को हमें जीतना है, उसके लिए दो ही काम करने हैं, वो है शक्ति का निर्माण करना और सरकार पे प्रेशर बनाना, दबाव बनाना, और ऐसा दबाव बनाना कि वो बोधगया का दबाव नहीं बने। अगर बिहार है तो बिहार का दबाव बने, और बात देश की हो तो देश का दबाव बने। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में हमें खड़ा करना है, जो देश भर के कोने कोने से मजबूती के साथ आवाज उठाई जाए और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कि बेटी एक्ट रद्द करो। सरकार की जिम्मेदारी, कुछ लोग मुझसे जेल जाने से पहले कहते सरकार के खिलाफ नहीं बोलो। मैं समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक बात, सरकार का मामले थोड़ी हमारे साथ हो रहा है, पर यह बात भी पूरी तरह से श्योर हो चुकी है, ये मामला सरकार का है, कानून सरकार बनाती है। हाँ, कुछ ज्यादा काबिल लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं, सिखाते समझाते, हाँ, अरे सरकार थोड़ा हमारा मामला, पर ये तो मामला पूरा ही सरकार से, कानून तो सरकार ही बनाती है। हाँ। और कानून ही सरकार का चल रहा है वहां पे, वहां कानून महंत का नहीं है, कानून है सरकार का। सरकार चाहे तो विधानसभा में कल बदल दे उसे, तो महंत वहां रुक जाएगा, सरकार की पुलिस जाएगी उसे पकड़ के बाहर फेंक देगी। तो हमें समझ में आएगी सरकार है, हमें सरकार को ही ललकारना होगा, कि सरकार को समझाना होगा ये बौद्धों की विरासत है, ये बौद्धों के धर्म स्थल है, पूरी दुनिया के बौद्धों का है। तो अब नीतीश कुमार की सरकार तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ है। आने वाले चुनाव तक हम तो यही सोचेंगे नीतीश कुमार बौद्धों की इस जनभावना को समझ जाए, और इस जनभावना बढ़ती जाएगी और बिहार की सरकार के खिलाफ ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। महाराष्ट्र में 16 अगस्त से बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्त कराने का जनसंवाद शुरू होगा। वहां की शक्ति दिल्ली जाएगी, और दिल्ली से ताकत लेते हुए, उत्तर प्रदेश की ताकत लेते हुए पटना पहुंचेगी। बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। अभी तक बोधगया में चल रहा था प्रोटेस्ट, लेकिन इसको अब पटना में, राजधानी में लाया जाएगा, और चुनाव का मौसम है, दबाव बनाया जाएगा कि अगर बौद्ध धर्म का है ये, तो बौद्ध धर्म के लोग ही इसमें रहेंगे, महाबोधि महाविहार मंदिर में, दूसरे धर्म के क्यों हैं, इनका तर्क है। और बाकी आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।